तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएस फ्लोरिंग के बारे में। अब आईपीएस फ्लोरिंग इंडिया में यूज होने वाली एक बहुत ही कॉमन फ्लोरिंग है, जो कि बहुत पुराने टाइम से लेकर और आज भी जितने भी ये मल्टी स्टोरेज फ्लैट्स, यूनिट, विला जितने भी बन रहे हैं तो वहाँ पर आईपीएस फ्लोरिंग की आइटम आपको देखने को मिल जाएगी। अब आज की वीडियो बेसिकली उन रिटेल यूजर्स के लिए है, यानी कि जो लोग अपने घर का कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं तो उनके लिए ये आईपीएस फ्लोरिंग कैसे बेनिफिशियल है। यानी कि आज मैं बताऊंगा कि आईपीएस फ्लोरिंग को कैसे किया जाता है, उसकी कॉस्ट कितनी आती है, आपको क्या क्या टेक्निकल पैरामीटर्स उसमें ध्यान में रखने हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो आईपीएस फ्लोरिंग का जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली इंडिया का ही ओरिजिन है, यानी कि इंडियन पेटेंट स्टोन फ्लोरिंग, जो कि इसका फुल फॉर्म है। और दूसरी चीज़, इसकी जो थिकनेस जो रिकमेंड की जाती है वो इन जनरल केस में 40 mm से लेकर 50 mm तक होती है। और जिसकी जो एक इन जनरल कॉस्ट, जिसको ब्रेकअप हम लोग आगे देखेंगे, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो अप्रॉक्सीमेट 35 रुपये से लेकर 40 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाती है। अब इतनी सी कॉस्ट में अगर इस फ्लोरिंग को किया जाए तो उसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आईपीएस फ्लोरिंग को हम लोग बेस कंक्रीट फ्लोरिंग भी बोलते हैं, यानी कि जहां पर भी कभी भी रिक्वायरमेंट आएगी कि फ्लोर या फिर फर्श का लेवल एक प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में हो, यानी कि उसको प्रॉपर मेंटेन किया गया हो, जिसके ऊपर अगर हमें कारपेट लगाना है तो वहाँ पर आईपीएस आएगी। अगर हमें लैमिनेट की वुडन फ्लोरिंग करनी है, इंजीनियर वुड की फ्लोरिंग करनी है, तो ऐसी जगह आईपीएस का आना मैंडेटरी है। अब बात आ जाती है कि इसको प्रॉपर लेवल में रखने के लिए हमारी मेथोलॉजी क्या होती है। इसके लिए हमें यूज करनी होती हैं ग्लास की स्ट्रिप्स, जो कि हमारे इसमें ये पैनल्स बनाती हैं। और ये पैनल के साइज रिकमेंडेड होते हैं 4 फुट बाई 4 फुट, यानी कि 1200 बाई 1200 mm के। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट आ रही है आईपीएस फ्लोर को करने के लिए, वो है ग्लास या फिर पीवीसी की स्टिरप्स। ठीक है। अब इन पीवीसी स्ट्रप्स का क्या यूज होगा कि जो भी मिस्त्री को लेबल दिया जाएगा तो वो पहले एक ओवरऑल रूम में चारों तरफ सूता मार के उस लेबल को ट्रांसफ़र कर लेगा। फिर उन्हीं के रेफरेंस से जो भी स्लोप वगैरह मेंटेन करना है आपको, या जो भी आपको लेबल रखना है, वो उन्हीं से ही उन ग्लास की स्ट्रिप्स के टॉप को सेट करेगा। क्योंकि बाद में जब कंक्रीट उसमें पोर की जाएगी तो उन्हीं ग्लास के स्ट्रिप्स के ऊपर से ही उसकी फंटी चलेगी, तो वही प्रॉपर लेवल यानी कि यूनिफॉर्म लेवल उसमें ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। अब बात आ रही है कि पीवीसी की ग्लास की स्ट्रिप्स का जो साइज है, जो आपको बक्से बनाने हैं यानी कि जो खांचे बनाने हैं, वो 4 बाई 4 फुट या फिर 1200 बाई 1200 mm के बनाने हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि कंक्रीट का ग्रेड हमें कौन सा रखना है उसमें। तो रिकमेंडेड जो होता है वो होता है हमारा 1:2:4, जिसमें आपका 1 सीमेंट है, 2 सैंड है और 4 एग्रीगेट है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप कोई सा भी सीमेंट ओपीसी या फिर पीपीसी यूज कर सकते हो। सैंड में आप नेचुरल सैंड या फिर जो क्रस्ट सैंड आती है आप वो यूज कर सकते हो। एग्रीगेट में मैं रिकमेंड करूँगा आप 10 mm के एग्रीगेट के साथ जाएँ, क्योंकि इसके साथ जो आपकी कॉन्क्रीट होगी वो ज़्यादा डेंस और थोड़ी सी कॉम्पैक्टेड रहेगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी लोग अपने घरों का कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं तो उनके लिए ये रेशियो हमारा क्यों रिकमेंडेड है, क्योंकि हमारा आईएस कोड 6313 का ये कहना है कि अगर कोई भी कंक्रीट M15 या उसके ऊपर की ग्रेड की जाती है तो ऐसे में जो दीमक या फिर जो टर्माइट होती है वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। तो यानी कि जितने भी लोग अपने घरों में काम करा रहे हैं और उनका अगर ग्राउंड फ्लोर लेवल है, यानी कि प्लिंथ लेवल, जहाँ पर वो मिट्टी वगैरह की फिलिंग करते हैं, तो वहाँ पर ये आईपीएस फ्लोरिंग उनको जरूर करनी चाहिए। क्योंकि इस कंक्रीट की एक लेयर बिछने से आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कि दीमक का अटैक जल्दी से आपकी चीज़ों में नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो ग्रेड की कंक्रीट है वो M15 है। अब इसके बाद में बात आ जाती है कॉस्टिंग की। तो कॉस्ट का जो रेट एनालिसिस हम लोग करेंगे वो आईपीएस फ्लोरिंग की जो सफिशिएंट थिकनेस है 40 mm थिकनेस के लिए
और दूसरा, इसमें जो हम रेट एनालिसिस करेंगे वो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को लेके चलेंगे, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर। अब 1 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट में कितना एरिया हमारा 40 mm थिकनेस का कवर हो जाएगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसे निकलेगा कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को यानी कि हो गया ये 1000, इसकी जो डेप्थ होगी डिवाइड बाई 40 करूँगा तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट 25 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करेगा, जिसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10.764, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट 269.1 स्क्वायर फीट बैठ जाएगा, जो कि आपका आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज केस में 2 रूम्स का एरिया बन जाता है। अगर वो 12 बाई 12 फुट, 12 बाई 11 फुट या फिर 13 फुट की रेंज में है तो 2 रूम्स के लिए अप्रॉक्सीमेट कितनी कॉस्ट आएगी, तो इस 1 क्यूबिक मीटर के रेट एनालिसिस पे हम लोग निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं पूरी कॉस्ट लिख देता हूँ, फिर आपको 1 बाई 1 एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए आईपीएस फ्लोरिंग की कॉस्ट की जो कैलकुलेशन है वो मैंने यहाँ पर कर दी है, तो मैं आपको 1 बाई 1 एक्सप्लेन करूँगा, एकदम सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये जो है 40 mm थिक के लिए है और 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल के लिए, यानी कि जो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट होगी जिसमें हमारे 2 रूम कवर हो रहे थे, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 270 स्क्वायर फीट एरिया के लिए ये कैलकुलेशन मैंने करी है। अब सीमेंट की जो रिक्वायरमेंट आएगी 1 क्यूबिक मीटर के लिए M15 के ग्रेड में, तो वो हमारे 8 बैग के आसपास आएंगे। तो अगर मैं 350 रुपये इन जनरल केस ले ले रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया का जो मार्केट है, तो 2800 रुपये का हमारा सीमेंट यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात आती है सैंड की, तो 1 क्यूबिक मीटर में हमारी सैंड लगेगी अप्रॉक्सीमेट 17 फुट के आसपास, जो इन जनरल केस डिफरेंट ग्रेड की कंक्रीट में भी यूज होती है। तो उसका एक मैंने प्राइस ले लिया है 45 रुपये पर स्क्वायर फीट, और जो भी रेट आपका चल रहा हो आपके लोकेलिटी में आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी सैंड की कॉस्ट आ रही है 765 रुपये। इसके बाद में एग्रीगेट मैंने आपको बताया था आपको 10 mm का यूज करना है। तो 10 mm के केस में जो आपका 1 क्यूबिक मीटर में कंजम्पशन होता है एग्रीगेट का, वो होता है 32 क्यूबिक फीट। तो उसका रेट मैंने ले लिया यहाँ पर 55 रुपये 10 mm का, तो 1760 रुपये का मेरा एग्रीगेट उसमें लग रहा है। इसके बाद में जो ग्लास और पीवीसी की जो स्ट्रिप्स होती हैं, तो इन जनरल केस में इसका जो कॉस्ट है, अगर आप बल्क में खरीदोगे तो इसके 100 पीसेस के बंडल आते हैं जिनकी स्टैंडर्ड लेंथ 4-4 फुट की होती है। तो ऐसे में उनके प्राइसेस 6-7 रुपये रनिंग फीट के आसपास पड़ते हैं। तो मैंने ऑन एन एवरेज इसकी कॉस्ट 8 रुपये रनिंग फीट की ले ली है, जो कि मैंने ग्लास की स्ट्रिप्स की ली है, जो ईजिली किसी भी रिटेल मार्केट में, कस्बे में, टाउन में अवेलेबल होती है। तो 120 रनिंग फुट का आपका कंजम्पशन आएगा 2 रूम्स का। उसके लिए कैसे, अगर मान लेता हूँ अगर ये मेरा 12 फुट बाई 12 फुट का रूम है, तो एक स्ट्रिप्स हमारी यहाँ बिछेगी, एक यहाँ बिछेगी, और एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये खांचे आपके बन जाएंगे। तो 12 फुट की एक लेंथ हो गई, 12 फुट की ये दूसरी लेंथ हो गई, यानी कि 1 2 3 4 लेंथ हैं। तो 12 चौको 48 रनिंग फीट एक रूम की रिक्वायरमेंट आ गई। 2 को करूंगा तो ये 96 रनिंग फीट आएगी। अब ग्लास की स्ट्रिप्स क्या होती हैं, वो जल्दी से टूट जाती हैं, तो मैंने वेस्टेज वगैरह लोड करके मैंने 120 रनिंग फीट ले लिया है। तो इसकी कॉस्ट आ गई हमारी 960 रुपये। तो ये हमारी मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी। अब इसका मैंने यहाँ पर टोटल किया तो 6285 रुपये का मटेरियल हमारा 1 क्यूबिक मीटर में, यानी कि उसको फ्लोरिंग को करने के लिए ये हमारा मटेरियल यूज होगा। अब जो आपका मिस्त्री आएगा तो वो जो ग्लास की स्ट्रिप्स वगैरह ना, उसको एक दिन पहले सेट करनी पड़ेंगे, यानी कि वॉल पर सूता मार के उसको पूरा लेवल वगैरह ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर एक एक ग्लास की स्ट्रिप्स को प्रॉपर लेवल से चेक करके सेट करना पड़ेगा। तो उसमें आपका एक दिन पूरा चला जाएगा। इसके बाद में जो लेबर होगी 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मटेरियल आपका बाहर पड़ा हुआ है उसको उठाकर अंदर लाना है, या फिर फर्स्ट फ्लोर में है, तो ऐसी चीज़ में लेबर की भी कंजम्पशन होगी। तो अगर आपको 2 रूम का काम कराना है तो 1 मैसन 2 लेबर सफिशिएंट है। तो वही मैंने 2 दिन के हिसाब से इसको अरेंज किया है। तो मेरे 2 दिन में 1 मैसन कितना लगेगा, मैं रेट मान ले रहा हूँ 650, तो 2 दिनों का हो गया 1300 रुपये। वहीं 2 लेबर आ रही थी, 2 दिन आएगी तो हमारी 4 लेबर हो जाएगी। उसका रेट मैंने ले लिया है 450 रुपये। आपके यहाँ पर जो भी रेट हो आप वो ले लीजिए, तो ये हो गया 1800 रुपये। तो मटेरियल की कॉस्ट प्लस लेबर की कॉस्ट अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे जब कॉस्ट हो जाती है 9385 रुपये। अब ये वाला जो कॉस्ट हमारी आई है, ये आई है 1 क्यूबिक मीटर के लिए, जो कि था हमारा 270 स्क्वायर फीट। अगर मैं यहीं 9385 को डिवाइड करता हूँ 270 से, तो ऑन एन एवरेज कॉस्ट आईपीएस फ्लोरिंग की 40 mm थिक के लिए हमारी आ रही है 34.75
स्क्वायर फीट। बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए आपके यहाँ प्राइस में फ्लक्चुएशन है तो ये मैक्स टू मैक्स केस में 40 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाएगी, इससे ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं जाएगी। अब यहाँ पर कुछ मैथोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि जब आपको आईपीएस कराना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो वो भी मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं इसको साफ करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आईपीएस को करने के लिए बेसिकली मैंने 6 से 7 पॉइंट लिस्ट आउट किए हैं, इनको 1 बाय 1 समझते हैं और आपके आईपीएस फ्लोरिंग की जो क्वालिटी होगी वो सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आपका प्लिंथ लेवल या फिर ग्राउंड फ्लोर लेवल पर है जहाँ पर आपने मिट्टी की फिलिंग करी है तो वो प्रॉपर कॉम्पैक्टेड होनी चाहिए, और उसके ऊपर अगर आपने किसी भी टाइप का ब्रिक बेड की फिलिंग करी है, यानी कि जो मलबा वगैरह बच जाता है ईंटों का वो लोग आप भर देते हो, तो वहाँ पर आपको मेक श्योर कर लेना है कि वो प्रॉपर क्योर होना जाना चाहिए, यानी कि उसमें वाटर के साथ उसकी रैमिंग कर दी जानी चाहिए। उसका रीजन क्या होता है कि आप जो कॉन्क्रीट उसमें पोर करोगे इन ब्रिक बेड्स के ऊपर, तो ये जो ईंटें होती हैं उसके पानी को सोख लेंगी, जिससे कि कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे में मेक श्योर कर लें कि वो ईंटें प्रॉपर क्योर्ड हों। इसके बाद में जो भी आपको स्लोप या फिर लेवल मेंटेन करने हैं तो उनके जो ग्लास की स्ट्रिप्स वगैरह लगी हैं तो उनको प्रॉपर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि अगर एक बार आपने कंक्रीट पोर कर दी और कहीं कुछ लेवल में मिस्टेक हो गया, क्योंकि स्लोप वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाद में जल्दी से ठीक नहीं हो पाती हैं। इसके बाद में जो पैनल की साइज की रिकमेंडेशन है, यानी कि जो आप ग्लास के पैनल्स बनाओगे तो उनका जो एरिया होगा वो 2 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 स्क्वायर मीटर से आपने ज़्यादा बड़ा कर दिया तो कंक्रीट या फिर जो सीमेंट वाले पार्ट में आप कोई रेनफोर्समेंट तो डाल नहीं रहे हो, तो ऐसे में वो श्रिंकेज मटेरियल्स है तो उसमें क्रैक आने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो आप प्लेन कंक्रीट उसमें फिल कर रहे हो पैनल्स में, तो उसका एरिया 2 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी भी पैनल की जो लेंथ है वो इंडिविजुअली 2 मीटर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे केसेस में अगर आपने कहीं गलती करी तो वो आपका जो पैन होगा तो उसमें क्रैक आने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पर बात आ जा रही है सिविल इंजीनियर्स के लिए कि बहुत सारे केसेस में पूछ दिया जाता है कि हमारा आईएस कोड किसी भी रूम हॉल वगैरह के लिए कितने स्लोप की रिकमेंडेशन करता है, यानी कि जो सबसे बेस्ट होता है वो हमारा एक स्लोप 48 से लेकर 160 का जो स्लोप होता है वो हमारे डाइनिंग हॉल्स वगैरह हो गए या जो हमारे रूम्स हो गए, तो उनकी रिकमेंडेशन हमारी इतनी रहती है। अब इसको समझना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझने में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जैसे कि सपोज मुझे टाइल की फ्लोरिंग करानी है। अब टाइल की फ्लोरिंग में आप ऐसी लेंथ वगैरह में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं इसको ले लेता हूँ 160 का, तो 160 का मीन हो गया कि आपकी जो टाइल होती है वो इन जनरल केस में 2 फुट की होती है, यानी कि वो 600 mm की होती है। तो जितने भी नंबर ऑफ टाइल्स हैं तो उतने mm का स्लोप आपको मेंटेन करना है। यानी कि अगर मेरा कोई भी फ्लोर है, ये हमारी वॉल होगी, ये वॉल होगी, और इस तरफ हमें अगर स्लोप देना है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ टाइल्स मान लेता हूँ कि मेरी 10 टाइल आ जाती हैं, तो यहाँ से जो इसका ये स्लोप होगा ना इधर की तरफ, ये हमारा 10 mm डाउन होना चाहिए। अगर हमारी ये 7 टाइल हैं यहाँ पर, तो हमारा ये स्लोप जो है वो यहाँ पर 7 mm डाउन होना चाहिए। ये एक सिंपल मैथ की कैलकुलेशन है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये वाला जो स्लोप है ये आपको मेंटेन करके रखना है। आपको देखना है कि आपका टॉयलेट किस तरफ है, या जिस तरफ भी आप जो चीज़ चाहते हो कि उसका जो पानी है वो उस तरफ चला जाए। दूसरा हो गया यूज सीमेंट स्लरी 2 kg पर स्क्वायर मीटर। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जब आईपीएस को आपको यूज करना होता है किसी भी ऐसे फ्लोर पर जहां पर आपको ये बेस वाला प्लिंथ लेवल का केस नहीं है, आपकी जो आरसीसी की स्लैब डाली गई है आपको उसी के ऊपर आईपीएस करना है, तो वहां पर जो सीमेंट को पानी में मिलाना है 2 kg पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपके जो सीमेंट की स्लरी को प्रॉपर उसमें बिछा देना है कंक्रीट करने से पहले, जिससे कि जो बॉन्ड है आईपीएस का वो प्रॉपर अच्छी तरीके से उसके साथ बन सके। और ये ज़्यादातर के केसेस होते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जहां पर लोगों को अपने घरों में कोई कारपेट की फ्लोरिंग करानी होती है, तो वहां पर भी एक यूनिफॉर्म लेवल का सरफेस चाहिए होता है। आपको वुडन फ्लोरिंग करानी है या फिर लैमिनेट करानी है, इंजीनियर वुड फ्लोरिंग करानी है, या किसी अदर टाइप की फ्लोरिंग करानी है, तो ऐसे में आईपीएस फ्लोरिंग का वहां पर यूज होना मैंडेटरी होता है, क्योंकि इसी से ही आपको एक लेवल्ड सरफेस मिलता है। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब जो मिस्त्री है आपका जब आईपीएस फ्लोरिंग को उन पैनल्स में कंक्रीट को फिल कर रहा होगा तो उनको प्रॉपर लेवल भी करेगा और उसको ट्रैवल से या अपनी जो फंटी होती है वो उसको कॉम्पैक्ट भी करेगा। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आईपीएस फ्लोरिंग का जो लेवल वगैरह है वो कंक्रीट हमारी प्रॉपर कॉम्पैक्ट हो गई है? तो वो आपको तब पता लगेगा कि जब वो उसको कॉम्पैक्ट कर रहा होगा थप्पी से, तो जो सीमेंट की स्लरी की एक क्रीमी सी लेयर आपके टॉप पर आ जाएगी। तो जैसे ही वो लेयर
लेयर आपको दिखने लगेगी तो आप समझ जाइए कि आपकी आईपीएस फ्लोरिंग का जो लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन हो गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको उस कंक्रीट में पानी ज़्यादा नहीं मिलाना है। तो आईपीएस फ्लोरिंग के लिए जो रिकमेंडेड वाटर सीमेंट रेशियो है वो पर बैग के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप कितना माल बनाओगे और उसके थ्रू कितना पानी मिलाना है। तो आपका 50 kg का बैग आता है सीमेंट का, तो इसके लिए 25 से लेकर 27 लीटर तक का जो पानी है वो सफिशिएंट होता है किसी भी अच्छी कंक्रीट को रखने के लिए, क्योंकि अगर आपने पानी ज़्यादा मिला दिया तो उसमें ब्लीडिंग हो जाएगी और आपकी टॉप लेयर पे पानी पानी सा ही दिखने लगेगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक सीमेंट और एक सैंड के जो आप मिक्सचर करोगे ड्राई पाउडर, फिर वो आपको उसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम चीज़ें मतलब ना हो तो आप वाटर सीमेंट के वही प्रॉपर कंट्रोल कर लें, जिससे कि क्रीमी लेयर आपको प्रॉपरली उसमें दिखने लगेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आईपीएस फ्लोरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा, कहाँ पर इसके यूजेस होते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।